Welcome to everyone. Welcome to another lecture of my YouTube channel, which is named as B. Chemistry. Myself Bishwajit Pal. The channel B. Chemistry goes to several topics-wise lecture, solve paper in the area in the subject of chemistry. In my previous video, we explained JEE Main 2020 3rd September morning shift memory-based part of physical chemistry portion. In that video lecture, we discussed about 4 questions that were coming in that 3rd September 2020 JEE Mains exam. As I explained in my previous video, there should be a part 2 video lecture regarding that previous video. So, in that video lecture, we are going to have the same 3rd September 2020 JEE Mains solve paper physical chemistry portion, but the rest of the part of previous lecture. I hope the video that I am uploading in my channel are beneficial, are helpful to you. So if you are new to my channel, please subscribe to my channel, and obviously if the videos are helpful to you, then give it a like, and obviously share with your roommates, classmates and so on. और अगर कोई जगह में कोई प्रॉब्लम आए तो go for the comment section. I will reply the individual one for their individual queries. So, जैसे पिछले वाला वीडियो पार्ट 1 था, this is the part 2 video in which we are going to have the rest of the questions that were came in the JEE Mains 2020 3rd September morning shift portion. So, let's start our today's topic, that is physical chemistry part 2 portion of that 3rd September 2020 JEE Mains. There is a very good question that is coming for 0.1 मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज सॉल्यूशन है, वेट परसेंटेज निकाला गया है वाटर का. ठीक है, मोल फ्रैक्शन दिया गया है कितना है 0.1 ग्लूकोज का, और वाटर का परसेंटेज वेट परसेंटेज दिया गया है. वेट परसेंटेज कैसे निकालते हैं पता है? वाटर के लिए बोला गया है. ठीक है, तो वेट परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, वो जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस का वेट बाई टोटल जो भी सारे सब्सटेंस है सिस्टम का, सबका वेट ले लो और इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा दैट शुड बी द वेट परसेंटेज. ठीक है, तो यहां पे मोल फ्रैक्शन दिया गया है. मोल फ्रैक्शन का मतलब है x, तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन क्या दिया गया है? ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन दिया गया है 0.1. ठीक है, एंड व्हेन यू हैव द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज 0.1, इट इज समथिंग रिप्रेजेंटेड एज n ग्लूकोज बाई n ग्लूकोज प्लस इन वाटर. ठीक है, चलो हम लोग के सुविधा के लिए एक चीज यहां पे मैं करता हूं. वाटर मेन इंग्रेडिएंट है हम लोग के लिए यहां पे, तो वाटर को 1 पकड़ता हूं और ग्लूकोज को 2 पकड़ता हूं. जो तो ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, तो उसके अकॉर्डिंगली तो x ऑफ 0 ये कितना आएगा? ये आएगा 0.1, वाटर का आएगा 0.1. ठीक है, x, because I think you know already that x1 plus x2 is equal to 1. 2 सबसेट है इसलिए 2 ही लिया. 3 4 5 6 7 8 होता तो उतना ही लेता. तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा एजम्पशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, जहां पे n ग्लूकोज को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देंगे बाई n वाटर, बिकॉज this glucose plus water is going to be in water. क्यों? बिकॉज ये लार्ज एक्सेस में है इसके अकॉर्डिंगली, तो इसको थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अच्छे से देखो इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा इसको लिखते हैं W2/M2, बिकॉज ग्लूकोज को हम लोग 2 पकड़े थे, और इसको लिखेंगे W1/M1. ठीक है, अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे कुछ W2/W1 इंटू M1/M2. करेक्ट, सही में M1/M2. यहां पे 0.1 इक्वल टू है इसका, तो इक्वल टू 0.1 इसको देते हैं. ठीक है, उसके बाद कुछ हम लोग ऐसा करेंगे कि ये W2/W1 जो है इसको अलग करके रखते हैं
और 0.1 के साथ हम लोग m2/m1 करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे +1 करेंगे हम लोग, W2/W1 +1 इज इक्वल टू 0.1 m2/m1 +1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरे वाले पेज में जाते हैं, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है W2/W1 +1 और उसके साथ क्या है, हाँ 0.1 इंटू m2/m1 +1। अभी इसको थोड़ा उल्टा सीधा करते हैं, थोड़ा उलट पुलट करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे W2 + W1 करेंगे, यहाँ पे W1 होगा, उसके बाद ये कुछ ऐसा होगा, इसको जैसा है वैसे ही रखते हैं +1, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो करेंगे वो कुछ ऐसा होगा कि W2/W1 वाटर के अकॉर्डिंगली परसेंटेज निकालने को बोला है। तो पहले इसको थोड़ा उल्टा सीधा कर लेते हैं। उल्टा सीधा मतलब यहाँ पे m2 का वैल्यू कितना है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 180 और वाटर का कितना है 18। तो यहाँ पे इसको इग्नोर करो, क्या आएगा 10, सही में +1 तो है ही। उसके बाद क्या आएगा, 10 के साथ अगर तुम 1 करोगे तो इट्स बिकम 1 + 1 दैट विल बिकम 2, 0.1 करोगे तो 1 + 1 दैट विल बिकम 2। इसको उल्टा करेंगे बिकॉज मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था वेट ऑफ द सब्सटेंस बाय टोटल, वेट ऑफ दैट सब्सटेंस बाय टोटल कितना आएगा, ये आएगा हाफ, हाफ के अकॉर्डिंगली आएगा 0.5, ठीक है। इसके साथ क्या करेंगे, परसेंटेज में वेट निकालेंगे। तो परसेंटेज में वेट निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही में। तो 100 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 0.5 इंटू 100 कितना आएगा, इट विल बिकम 50%। एंड व्हेन इट विल बिकम 50% दैट इज समथिंग रिप्रेजेंट कि जो वाटर का वेट परसेंटेज है, ओके, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 50%। अभी बोलोगे सर आप 50% आ रहा है, बाकी कहा गया, बाकी ग्लूकोज का है ऑब्वियसली। लेकिन यहां पे एक चीज तुम्हें यहां पे याद रखना पड़ेगा, वी इग्नोर वन फैक्टर। व्हाट इज द फैक्टर, द फैक्टर इज वी कंसीडर n ग्लूकोज प्लस n वाटर इज इक्विवेलेंट टू n वाटर, सही में। यहां पे थोड़ा एजम्पशन हम लोगों ने किया था, जो एजम्पशन अगर नहीं करते तो ये वाला इतना इजी नहीं होता। एंड फॉर दैट, ये एजम्पशन करने के लिए ये वैल्यू थोड़ा ज्यादा बड़ा आ गया है बिकॉज ये नीचे था, याद करो। अगर एजम्पशन नहीं करते, इसको अगर इग्नोर नहीं करते तो ये वैल्यू इतना ज्यादा नहीं आता। तो ये वैल्यू थोड़ा 50 से कम आएगा, थोड़ा 50% से थोड़ा लेस आएगा, ठीक है, थोड़ा, ठीक है, कम आएगा। और अगर ये 50% से थोड़ा कम आएगा, जो ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल था 50% से कम, वही तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, वही तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा टू एक्सप्लेन दैट फैक्टर। तो यही चीज मैं यहां पे बोलने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आ गया ना, वेरी गुड। सो 50% अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन आ रहा है, लेकिन यहां पे 50% नहीं आएगा, इससे कम आएगा बिकॉज वी एज्यूम दिस फैक्टर टू हैव मोर सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन, ठीक है। इसीलिए ये 50 से थोड़ा कम आएगा बिकॉज ये डिनोमिनेटर में था, ये जो टर्म था ये डिनोमिनेटर में। बाकी जो कैलकुलेशन ये बहुत सही है, ये कैलकुलेशन अगर तुम फॉलो करोगे यू विल गेट दैट वैल्यू इन अ वेरी वेरी इजी वे। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। W1/W1 प्लस W2 इक्वल टू हाफ 0.5, इसके अकॉर्डिंगली ये आ रहा 50%। तो 50% इज द करेक्ट स्टेटमेंट जिसके अकॉर्डिंगली यू विल गेट द टर्म। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, सही में। जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ओके, सो द सेकेंड क्वेश्चन इज समथिंग रिप्रेजेंट फ्रॉम सॉलिड स्टेट। देखो यहाँ पे अलग अलग जगह से अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सही है। क्या क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का, बहुत सही क्वेश्चन है। यूनिट सेल एक दिया गया है जिसका वैल्यू है, एज लेंथ है 405 पिकोमीटर, सही में। डेंसिटी दिया गया है, उसका डेंसिटी वैल्यू है 10.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोलर मास दिया गया है, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है 109 ग्राम। बोला गया है फाइंड द रेडियस ऑफ द एटम इन दैट सर्टेन यूनिट सेल। ओके, देखते हैं चलो।
तो हम लोग के पास जो फॉर्मूला है बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, दैट इज रो इक्वल टू mz बाई Na क्यूब। जल्दी ही ये फॉर्मूला के ऊपर हम लोग के चैनल में एक वीडियो आने वाला है, बहुत जल्दी ही आने वाला है। रो इक्वल टू mz बाई Na क्यूब विच इज वेरी फेमस इक्वेशन फ्रॉम सॉलिड स्टेट, जिसको लेके बोर्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो m कहा जाता है या मॉलिक्यूलर वेट, z है यहाँ पे तुम्हारा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, na यहाँ पे है एवोगाड्रो नंबर, a है एज लेंथ और रो है हम लोग का डेंसिटी। यहाँ पे z हम लोग के लिए अननोन है, बिकॉज अगर रेडियस निकालना है तो यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन r एंड a, and if you want to find out the relation between r and a, then you have to consider which unit cell that you have। सिंपल क्यूबिक है, bcc है, fcc है, एंड सेंटर है, क्या है, उसके लिए हम लोग को z कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा देखते हैं क्या आ रहा है। 10.9, ओके, रो के जगह में 10.9 हम लोग यहाँ पे बिठा रहे हैं, दैट्स प्रीटी करेक्ट। उसके बाद m का वैल्यू है 109, बहुत सही है। z का वैल्यू है z, एवोगाड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, देखो। और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है पिकोमीटर में, सही में। तो पिकोमीटर को हम लोग थोड़ा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना आता है पता है, 10 टू द पावर -10, 12 होता है पिकोमीटर में, मीटर। ठीक है, ये होता है सेंटीमीटर में, ये चीज दिमाग में रख लो। 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -12 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 एमस्ट्रॉन्ग होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। और माइक्रो जो है, माइक्रो होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। ये तीनों चीज को याद कर लो। और एक फेमटो होता है 10 टू द पावर -15, उसके अकॉर्डिंगली सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। 10 ऑब्वियसली तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 12 बिकम 10, करेक्ट, 12 बिकम 10। तो देखते हैं क्या आ रहा है। ये कैलकुलेशन देख के बहुत लोग बोलोगे कि सर ये कैलकुलेशन तो छोड़ दीजिए आप, बहुत क्रिटिकल है, तो ये मैथ को ही छोड़ देते हैं, बिकॉज कैलकुलेटर तुम्हारे पास तो होगा नहीं, लेकिन तुम्हें ये न्यूमेरिकल भी करना है। ठीक है, ये मैं वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बोल रहा हूँ, बिकॉज वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट जो है सारे, उन लोगों का कैलकुलेटर अलाउ है इन देयर बोर्ड एग्जाम। फॉर दैट दिस शुड बी अ क्रिटिकल इशू to solve this kind of problem, because they are going to be habituated towards calculator कि ये कैलकुलेटर में 2 into 2 भी वो लोग कैलकुलेटर में करते हैं, 2 into 2 equal to 4, जो इजी हो जाता है। ठीक है, तो जो भी है ये वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे से देखो कैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या आ रहा है वैल्यू, 10 to the power -10 to the power 3। ठीक है, कितना आएगा 10.9 से इसको पहले, अच्छा z को पहले इस साइड में लाता हूँ, क्या आ रहा है 10.9 इंटू 10, ये आ रहा है 10.9 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23, सही में आ रहा है 405 क्यूब इंटू 10 टू द पावर -30 बाई 109। इसको यहां से इग्नोर मारता हूं, क्या आ रहा है यहाँ पे 10। ठीक है, 10 को लेके उड़ा देता हूं, यहाँ पे आएगा 22, यहाँ पे कितना है -30, करेक्ट। -30 मतलब यहाँ पे आएगा 10 टू दी पावर -8। ठीक है, तुम्हारे पास क्या बचा हुआ है, तुम्हारे पास बचा हुआ है 405 क्यूब इंटू 6.6 पकड़ लो। ठीक है, तो 405 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 405 क्यूब इंटू 10 स्क्वायर, जो बाहर में आएगा 10 टू दी पावर 6, और एवोगाड्रो नंबर तुम्हारे पास था। ठीक है, 405 क्यूब, उसको हम लोग 4.05 इंटू 10 स्क्वायर कर रहे हैं, बाहर में आ रहा है 10 टू द पावर 6 आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली इट विल बिकम 10 टू द पावर -2। तो 4.05 को अगर तुम करो तो 4 पकड़ लो, चलो 4 पकड़ लेते हैं, 4 पकड़ लो तो ये आएगा 64 अप्रोक्सीमेट, और 64 के साथ तुम 6 मल्टीप्लाई करोगे, हम लोग अप्रोक्सीमेट में जा रहा है, इंटू 10 टू द पावर -2, इसके साथ करोगे तो कितना आएगा 6 इंटू 4 दैट विल बिकम 24, 6 into 6 that will 36, 38 into 10 to the power -2 that will become 3.84। 3.84 का इक्विवेलेंट करोगे, यहाँ पे हम लोग ने बहुत assumption लिया है तो it will become 4।
नियरेस्ट नंबर है 4, तो z का वैल्यू कितना आ रहा है, z का वैल्यू आ रहा है 4, इसका मतलब कौन सा वाला यूनिट सेल है, इट इज एफसीसी, करेक्ट, इट इज एफसीसी यूनिट सेल। समझ में आ रहा है, हो गया। अभी लास्ट वाले पोर्शन में जाते हैं, ठीक है, जहां पे रेडियस निकालने को बोला गया है, इन विच फॉर्म, इन दिस यूनिट सेल, ऑब्वियसली पिकोमीटर में, ठीक है। तो एज लेंथ दिया गया है 405 पिकोमीटर, सही में। एफसीसी तुम्हारा निकल गया है बिकॉज यू गॉट द जेड वैल्यू ऑफ 4, सही में। सो फॉर द 4 द रिलेशन इज 4r इक्वल टू √2a, आई थिंक ये सबको पता होगा। यहां पे r इक्वल टू कितना होगा, r इक्वल टू होगा √2 इंटू a बाई 4, जिसके अकॉर्डिंगली इट विल बिकम a बाई 2√2, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 405, 2 इंटू 1.414, इसको तुम 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 202.5, 1.414। फिर बोलोगे सर कैलकुलेटर नहीं है, कैसे करूं, इसको रफली 1.5 पकड़ लो, क्या पकड़ो, 1.5, 1.5 के अकॉर्डिंगली ये कितना आने वाला है, इट विल बिकम 1.5, मतलब ये इसका है हाफ, कितना है, हाफ है 101, अप्रोक्सीमेट 101.25, ओके। उसके साथ तुम फिर करोगे 51, तो ये कुछ आएगा अराउंड, ओके, ये 1.4 हम लोग ले रहे हैं, ये आएगा कुछ अराउंड 150 का आसपास, 150 पिकोमीटर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है, ये करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा 143.7 पिकोमीटर, करेक्ट होगा ये। 1.41 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, सो यू गॉट द वैल्यू विद इन अ सेकेंड। ज्यादा यहां पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव टू cover all the question within 3 hours. So for that, the closest option is 143.7 picometer, and that is the correct statement, that is the correct answer, which is coming towards, which is approaching towards your value also, which is approaching towards your value also. So 143.7, that is the correct one. So this is a very very important term. ये सॉलिड स्टेट का बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन है, जहां पे रो इक्वल टू mz बाई na क्यूब, उसके बाद z निकालने के बाद यू हैव द रिलेशन बिटवीन 4r इक्वल टू √2a, रिलेशन बिटवीन r एंड a, ऑब्वियसली फॉर द एफसीसी सिस्टम, एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ दिस। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत सही है। हाँ, जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। और सारे वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंगली ये लेक्चर भी थोड़ा लेंदी हो रहा है, कुछ कर नहीं सकता मैं, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। स्किप करके देखो, पॉज करके देखो, अलग अलग करके देखो, दैट इज एंटायरली योर पर्पस, नॉट माइंड, ठीक है। जाते हैं, तो यहां पे और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मोल कॉन्सेप्ट है, जहां पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया गया है, निकालना गया है तुम्हें फॉर द 8.9 मोलर H2O2 सॉल्यूशन एट, क्या ये, एट एसटीपी, सही में एसटीपी वो दिया गया है तुम्हारा कंडीशन 273 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ओके। तो कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम स्टेट मोलरिटी से पता है रिलेशन क्या है वॉल्यूम स्टेट और मोलरिटी का, मैं डिराइव करके देता हूं, देखो ये रिलेशन याद रखना, डेरिवेशन याद मत रखो, ये याद रखना। H2O2 का हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन लेंगे, विच इज समथिंग लुकिंग लाइक दिस, ओके। वी हैव टू बैलेंस दैट पार्ट, बैलेंस हो गया, हो गया। सो 2 वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 वॉल्यूम, ठीक है। मतलब अगर मैं इसका मोल के साथ इसका वॉल्यूम का कंसीडर करूं तो 2 मोल ऑफ H2O2 इज समथिंग प्रिपेयरिंग 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियसली एट एसटीपी, सही में। सो 1 मोल कितना प्रिपेयर करेगा, 1 मोल ऑफ H2O2 विल प्रिपेयर 11.2 लीटर, सही में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 मोल, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे इन टर्म्स ऑफ द मोलरिटी, और ये जो लीटर है दिस शुड बी कंसीडर्ड एज आवर वॉल्यूम स्ट्रेंथ। So this is the relation between the molarity and the volume strength, which is something represented as molarity is equal to 11.2 into the volume strength. अगर ये इक्वेशन में पहले ही लिख देता तो बोलोगे सर 11.2 आया कहां से, 11.2 आया है यहां से, फ्रॉम दिस इक्वेशन। इज अ वेरी बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है।
सो मोलरिटी इज इक्वल टू 11.2 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा मोलरिटी बाई 11.2, कितना आ रहा है? इट विल बिकम 8.9 बाई 11.2, कुछ 0.8 के आसपास आने वाला है। द वैल्यू शुड बिलोंग्स टू 0.8 के आसपास आने वाला है, एंड दैट इज योर पार्ट अबाउट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन रिलेशन जो तुम्हें याद रखना है, which is represented like this. Molarity equal to 11.2 into volume strength. वॉल्यूम स्ट्रेंथ तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, तुम्हारे पास मोलरिटी अवेलेबल है जो है 8.9 मोलर, एंड यू हैव टू पुट दैट वैल्यू इनटू दैट इक्वेशन। यू कैन इजीली कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ द सिस्टम। इसके लिए ये इक्वेशन को तुम्हें याद रखना इंपॉर्टेंट है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 into oxygen, because you have to relate the volume with the mole. ओके, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये इक्वेशन को नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्मलिटी के लिए बोला गया तो नॉर्मलिटी के लिए भी ऐसा ही आएगा, कुछ अलग कुछ नहीं आएगा। नॉर्मलिटी के लिए यहां पे मोलरिटी इक्वल टू n इंटू नॉर्मलिटी, आई थिंक तुम्हें पता होगा। ओके, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी बाई n। तो अगर नॉर्मलिटी के जगह में मोलरिटी बोला गया तो उसको रिप्लेस कर देना नॉर्मलिटी मोलरिटी से, ठीक है। सो n इज समथिंग रिप्रेजेंट वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एसिड के लिए देयर बेसिसिटी, बेस के लिए देयर एसिडिटी, जो भी है n का वैल्यू वो रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी बाई n, एंड दिस इज द रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ओके, so the next question is about coming from the colloidal chemistry, which is called the Tyndall effect position, जिसके अकॉर्डिंगली you have 4 ऑप्शन। कौन सा वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? करेक्ट ऑप्शन आर बोला गया है, तो एक से ज्यादा होगा। कौन सा वाला सेटिस्फाई करेगा ये चीज तुम्हें देखना है। ओके, तो यहां पे देखो ये चीज क्या हो रहा है। द Tyndall effect is something represent that it is the optical property. It is the optical property for a colloidal system. For a colloidal system, this is the optical property that you have to understand. ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एक कोलॉइड पार्टिकल के लिए ही एग्जिस्ट करता है। Tyndall effect and the Brownian motion. These are the two fundamental property for a colloidal system that has to be exhibit. Okay, अगर एग्जिबिट नहीं कर रहा है तो वो कोलॉइडल पार्टिकल का डायमेंशन नहीं है। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का जो इफेक्ट है उसी को बोला जाता है Tyndall effect. And this Tyndall effect is very prominent for the lyophobic colloids. For the lyophobic colloid, lyophilic colloids के लिए Tyndall effect hasn't that much prominent. Lyophobic colloids के लिए they are very much prominent. तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे मान लो ये Tyndall effect का जो इंटेंसिटी होगा, दैट इंटेंसिटी विल डिपेंड कि कितना अच्छे तरीके से Tyndall effect ये देगा, दैट विल डिपेंड द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल, कि डिस्पर्स पार्टिकल का डायमीटर जितना बड़ा होगा, एज इट बिकम लार्ज, डिस्पर्स पार्टिकल का डायमीटर जितना बड़ा होगा उतना ही उसका स्कैटरिंग प्रॉपर्टी, मतलब लाइट का जो स्कैटरिंग प्रॉपर्टी है जिसके लिए Tyndall effect दिखाता है, ये स्कैटरिंग प्रॉपर्टी उतना ज्यादा होगा। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द डायमेंशन ऑफ द पार्टिकल। एज द डायमेंशन ऑफ द पार्टिकल इज लार्ज, द स्कैटरिंग विल बी ग्रेटर, and as the scattering will be greater, the intensity will be higher, and when the intensity will be higher, it will show effective Tyndall effect. समझ में आया? Scattering of light यहाँ पे important है, and that scattering of light is enormously depend over the dimension of the particle. The dimension of the particle is larger. As the dimension of the particle will be larger, the scattering of light will be in good amount. So the intensity will be higher, and as the intensity will be higher, the Tyndall effect will be in good amount. समझ में आ गया? तो ये जो ऑप्शन है, द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, दैट इज नॉट द करेक्ट. सेकंड ऑप्शन आई थिंक करेक्ट, दैट इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, बिकॉज इट शुड हैव अ डायमेंशन.
It should have a dimension to scatter the light. So it should not be a smaller particle. It should be a large dimension particle which exhibit in the colloidal range. Obviously colloidal range में exist करना पड़ेगा. And the second thing is, which is very important about the intensity of the Tyndall effect, is why lyophobic colloids are giving good intensity Tyndall effect. Why the lyophilic colloids? Because in the lyophobic colloid, the refractive index between the dispersed phase and the dispersed medium, they are in different magnitude. और ये मैग्नीट्यूड में जितना ज्यादा डिफर होगा उतना अच्छी तरीके से ये स्कैटरिंग होगा एंड यू हैव अ गुड वैल्यू ऑफ टिंडाल इफेक्ट. ओके, टिंडाल इफेक्ट इज गोइंग टू बी इन अ गुड अमाउंट, इट इज गोइंग टू बी अ सैटिस्फाइड अमाउंट. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना डिफर होगा उतना अच्छा देगा टिंडाल इफेक्ट. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो तुम्हें समझना है. लायोफोबिक कोलॉइड में क्या होता है, दैट इज अ सॉल्वेंट हिटिंग पार्ट, और जितना सॉल्वेंट हिटिंग होगा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के अंदर ज्यादा इंटरैक्शन नहीं होगा, और जितना सा कम इंटरैक्शन होगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी लार्जर. मतलब डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी larger, so the Tyndall effect will be in heavy amount. So the lyophobic colloid, as they are not in good in dispersed phase and dispersed medium interaction, they are greatly in magnitude regarding the refractive index. तो इसलिए लायोफिलिक कोलॉइड में टिंडाल इफेक्ट अच्छा नहीं होता है, बिकॉज लायोफिलिक कोलॉइड इज समथिंग सॉल्वेंट लविंग, एंड व्हेन यू हैव द सॉल्वेंट लविंग पार्ट, there should not be difference between the refractive index of the dispersed phase and the dispersed medium, because they are interacted with each other. That is a solvent loving part. तो लायोफिलिक में ये चीज ज्यादा होता नहीं है, लायोफोबिक में होता है, बिकॉज द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्स मीडियम आर डिफर इन मैग्नीट्यूड. मतलब इन दोनों का जो आपस में है वो बनता नहीं है. Okay, that's why this is called lyophobic colloids. So for the lyophobic colloid, the refractive index is different in magnitude in greatly amount, and that's why they are showing the Tyndall effect. ठीक है, बहुत ही easy question है. इसके accordingly I think the option number B, okay, the option number B and the option number D are the correct one according to me. The option number B and the option number D are the correct one. Option number B is represent the dispersed particle is not much smaller, जैसे मैंने बताया, it should be larger in dimension to make the scattering of light, and obviously the refractive index differ greatly in magnitude, which is for the lyophobic colloids. समझ में आ गया होगा? I hope you understand the concept. So the B or D are the correct option. जिन लोगों ने B और D बोला था, that is the correct option for this question. Tyndall effect, Brownian motion, electrophoresis, these are the very good important topic. Sulz-Hurdy rules, these are the very important topic about the colloidal chemistry. तो यही 9 questions था. I explained 9 question. There is another questions. There is another question जिसको लेके अभी मेरा जो कॉन्फ्यूजन है वो उतना दूर नहीं हुआ है, बिकॉज द क्वेश्चन हैज सम कॉन्फ्यूजन्स. थोड़ा कॉन्फ्यूजन है क्वेश्चन को लेके. एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का. वो क्वेश्चन को अभी यहाँ पे मैंने लिया नहीं है. वो क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा, जब मेरे पास उसका कॉम्पैक्ट रीजन होगा, तभी मैं वो क्वेश्चन को लाऊंगा तुम्हारे पास. नहीं तो अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं तो मैं कैसे तुम लोग को समझाऊं. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी. अगर मेरा कॉन्फिडेंस है ये क्वेश्चन के ऊपर, जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज टोटली करेक्ट, देन आई विल गो इन टू द यूट्यूब एंड ऑल्सो इन द फेसबुक एंड ऑल. वो जब भी आएगा मेरे पास इन द वेल डिफाइंड फॉर्मेट, कॉन्फिडेंस होगा कि ये आंसर करेक्ट है जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं फेसबुक पेज में उसका एक इमेज अपलोड कर दूंगा. तो फेसबुक पेज में जाके तुम वो चीज एक बार देख सकते हो. ठीक है, यही 10 क्वेश्चंस था दैट आर कमिंग in the JEE Mains 3rd September 2020 morning shift portion from the physical chemistry only. I hope you understand the concept that I am explaining with you, that I am discussing with you. If you have any problem, go for the comment section. Comment section में जाके तुम वो चीज़ को explain कर सकते हो. I don't have any issues. बाहर बहुत थोड़ा नॉइज है, उसको थोड़ा इग्नोर करना, बिकॉज मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा शिफ्ट मैं ये शूट कर रहा हूँ. जो भी है
that is very important, that is the physical chemistry portion. So this is a complete package about 3rd September 2020 JEE Mains morning shift portion. हम लोग ने इनऑर्गेनिक किया, फिर इसके बाद ऑर्गेनिक किया, उसके बाद हम लोग ने फिजिकल में आए हम लोग. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट इज कॉल्ड बी डॉट केमिस्ट्री. कॉमेंट करो, कोई भी क्वेरीज है लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो, एंड ऑब्वियसली शेयर टू योर रूममेट्स एंड द क्लासमेट्स एंड सेवरल एंड सो ऑन. तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, पढ़ाई में ध्यान दो. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम गो फॉर द फेसबुक पेज, वहां पे मेरा व्हाट्सएप आईडी वगैरह सब चीज दिया हुआ है. यू कैन इंटरैक्ट डायरेक्टली विथ मी, एंड ऑल्सो वी हैव अ टेलीग्राम पेज इन विच वी कैन ऑल्सो सम इंटरैक्शंस. ओके, सो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू फॉर लिसनिंग. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, थैंक यू.